अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग एमवी मैकेनिकल वाइब्रेशन का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 बेसिकली है किस टॉपिक से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन से रिलेटेड है। फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होती है, मतलब ये एक तरह की ये दो तरह की वाइब्रेशन हो सकती हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशन हार्मोनिक भी हो सकती है और रैंडम भी हो सकती है। हमारे रियल केस के अंदर तो रैंडम होती है, मगर हम यहाँ पर हार्मोनिक स्टडी करेंगे। फोर्स वाइब्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि हार्मोनिक के अंदर बेसिकली हमें हार्मोनिक और हार्मोनिक एक्साइटेड में फ़र्क पता करना पड़ेगा। हार्मोनिक का मतलब होता है साइनोसॉइडल, मतलब ऐसा होगा सिंपल हार्मोनिक, मतलब कि इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। और हार्मोनिकली एक्साइटेड से मुराद ये नहीं होगा कि वो हार्मोनिक है, बट वो पीरियोडिक होगा, मतलब वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। वो हार्मोनिक नहीं होगा, सही है, मतलब साइनोसॉइडल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर हम अपने कुछ पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। बेसिकली हमारे पास हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। पहले मैं आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिवाइज कराता हूँ, फिर डैम्प कराते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, ये जो है ना हमारे पास ये वो वैल्यू होती है जिस पर हमें सिस्टम को ऑपरेट नहीं करना होता। मतलब अगर हम सिस्टम को इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे तो सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, मतलब रेजोनेंस क्रिएट होगी और उसकी वाइब्रेशन बढ़ती चलेगी, ठीक है। और अब डैम्प फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जब आता है जब हमारे पास डैम्पर नहीं लगा हुआ होता, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होती तो है मगर जब डैम्पर लगा देते हैं तब हमारे पास डैम्प फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ये बस वो फ्रीक्वेंसी होगी इस चैप्टर के अंदर जिस फ्रीक्वेंसी से हमारी बॉडी अभी करंटली ऑपरेट हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2000 हर्ट्ज है या फिर 200 हर्ट्ज है और हमारी बॉडी मगर 200 पे ऑपरेट नहीं हो रही मगर 100 पे हो रही है, तो ये हमारी मतलब अभी जो करंट स्टेट होगी जिस पर हमारी बॉडी ऑपरेट हो रही होगी वो हमारी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती, सही है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये फोर्स एक्साइटेशन की कुछ जनरलाइज फार्मूलाज थे तो मैंने जिस तरह लिखे हैं, देखिए इनको डिस्कस करते हैं। एफ ओ जो है वो कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, ओमेगा टी -5 भी हो सकता है, और साइन के साथ हम प्लस लगाते थे। और ये इमेजनरी के अंदर दो तरीके हैं, तो हम मोस्टली जो है वो इन दोनों को स्टडी कर रहे होंगे, बल्कि इन चार को स्टडी कर रहा हूँ। तो ये आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, सही। ओमेगा is equals to omega n only in the case of resonance when frequencies are too high which can even fail the system, ठीक है। अच्छा, फोर्स अनडैम्प्ड इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये, सही। अच्छा देखें, टोटल रिस्पॉन्स जो है ना हमारे सिस्टम का वो कैसे बनता है। एक होमोजेनियस रिस्पॉन्स होगा, यानी हमारा जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जो आज से पहले हम पढ़ते हैं, और एक होता है पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, सही है। पर्टिकुलर रिस्पॉन्स किस तरह क्या होता है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ना हमारी फोर्स वाइब्रेशन की वजह से आ रहा होता है, सही है। तो ये एक्स एच टी तो वो नॉर्मल वाला रिस्पॉन्स है हमारा जो हम आज तक पढ़ते हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पैरामीटर्स हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक्स पी जो है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इन सब का सम जो है ना होमोजीनियस के अंदर वो जीरो के बराबर होता है, मगर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के अंदर ये जीरो के बराबर नहीं होता, ये किसी पर्टिकुलर फोर्स के बराबर होता है, सही है। एफ ओ कॉस ओमेगा टी। तो इसका हम एक दफ़ा यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव और बिल्कुल यहाँ डबल डेरिवेटिव आना था, एक डॉट आ आएगा, और यहाँ पर एक्स पी मौजूद है तो हमने एक्स पी को दो दफ़ा डेरिवेट भी करके लिख दिया और फिर इनको हम इसी इक्वेशन के अंदर पुट कराएंगे, तो हमारे पास एक्स पी डबल डॉट की ये इक्वेशन एक तरह की रेडी हो जाएगी। तो हमें पता है कि ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल बराबर है, तो हम इसको सिंपल एक्स बोल देते हैं अभी, सही। फॉर मैक्सिमम कंडीशन हम इसको एक्स बोलते हैं। एक्स पी तो टोटल रिस्पॉन्स है ना, एक्स पी के अंदर एक एक्स भी आ रहा है, तो हम मैक्सिमम कंडीशन की बात करते हैं तो इसको हम एक्स मानते हैं, सही है। तो ये एक्स हो गया, यहाँ पर भी ये एक्स बन जाएगा,
के एक्स हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर के और मल्टीप्लाई बाय एफ ओ। ये भी मैं भी बताया कॉस ओमेगा टी को हम लोग 1 बना देंगे क्योंकि अभी हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास एफ ओ के एफ ओ का फॉर्मूला बनता है, मतलब कि एक्स का फॉर्मूला बनता है जो कि एक्स मैक्स है। सही है, एफ ओ अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ से जब हम के को कॉमन निकालेंगे तो ये एफ ओ अपॉन के बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इसका स्क्वायर और माइनस डेल एस टी 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस आर स्क्वायर। मतलब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन जो हमारे पास देखें, ये आर जो है ना ये फ्रीक्वेंसी रेशियो होता है। फ्रीक्वेंसी रेशियो मतलब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, मतलब ये रेशियो है कि जिस पर हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं और जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एफ ओ अपॉन के जो है ना ये डेल एस टी के बराबर होता है। डेल एस टी यानी स्टैटिक डिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम कॉन्सेप्ट है कि ये डेल एस टी क्या है। डेल एस टी क्या होता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एक्स वाई जी बॉडी है। एक मिनट पॉज करते हैं। अच्छा, एक मतलब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसी बॉडी है, एक एक्स पर्सन ले लें या फिर एक एक्स मशीन ले लें, जो कि एक उसका एक अपना मास है, एक पूरी एम इक्विवेलेंट है, एक के इक्विवेलेंट है, एक सी इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं सिर्फ के इक्विवेलेंट की बात करूं तो उसको रिप्लेसमेंट में मैं एक बराबर में एक स्प्रिंग बना लेता हूँ। सही, मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सही, ये मैंने एक स्प्रिंग बना दिया। सही है, अब इसके नीचे जब मैंने एक मास लगा देता हूँ। सही है, अब जिस ये मास का एक वेट है। सही है, ये एक वेट है। ठीक है, जब ये क्या है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। सही है, अब ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जितना खींचेगा ना, मतलब ये स्प्रिंग जो है वो अब सही है, ये जो मतलब सागर तौर पे ये एक्स्ट्रा खींच रहा होगा ना, ये आपका जो है ना डेल एस टी है, जो ये मैक्सिमम जितना मतलब खींच रहा होगा जब स्प्रिंग को रिप्लेस कर दूं मैं। सही है, अब मतलब ये आपका डेल एस टी है। डेल एस टी मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये एक्स अपॉन डेल एस टी करूंगा ना, ये मेरे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो। सही है, फॉर अनडैम्ड केस, ये अनडैम्ड केस है। अब डैम केस के अंदर जब बात करेंगे, ये इस ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं इसको, तो डिस्कस कर लेते हैं सब। देखें, इसका मतलब ये इसको मैं डैम में कंसिडर करूंगा, अच्छा रहेगा। ये देखो कि जब 1/1 माइनस आर स्क्वायर है, तो जैसे जैसे हम हमारे पास आर की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से छोटी है, तब क्या हो रहा होगा, हमारी एम्पलीफिकेशन हो रही होगी। मतलब ये 1 से छोटी है, जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते 1 के करीब जा रही होगी, 1 - 1 करके ये इन्फिनिटी हो जाएगा। एक दफ़ा 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब आर की वैल्यू 1 पर ये बिल्कुल मैक्सिमम पहुंच जाएगा। और फिर ये बारी बारी हम डी डिग्री होना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे आर की वैल्यू मैंने अगर 1 से बड़ी डालूंगा तो नेगेटिव टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी, तो यानी ये नेगेटिवली ये ऊपर आ रहा होगा इस तरह। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। सही, अब ये दोनों चीज़ों में हो गया, मतलब जब आर की वैल्यू बड़ी हो रही हो, इक्वल हो, तो क्या होगा, और जब छोटी हो तब क्या होगा। सही है, ये सब इतना देखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ था ये। अब हम इसका ना ग्राफ स्टडी करते हैं। ये ग्राफ
ये ग्राफ सही है, ये एम्पलीफिकेशन रेशियो का ना ग्राफ है, इसकी स्टडी करना लास्ट ज़रूरी है, वेरी ज़रूरी है। सही है। अब देखें कि लेफ्ट साइड में हमारे पास एम्पलीफिकेशन रेशियो है, नीचे फ्रीक्वेंसी रेशियो है, और बेसिकली देखेंगे ना, अगर आपको समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इस ग्राफ के अंदर ना 3 क्वांटिटीज हैं, एम्पलीफिकेशन रेशियो, आर, जीटा की वैल्यूज हैं। अब हमें पहले ना जीटा समझना पड़ेगा, जीटा होता क्या है। जीटा है हमारे पास डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो का मतलब है ये है सी अपॉन सी सी। सही है, तो सी सी क्या है हमारे पास, क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, अब सी क्या है हमारे पास, सी है डैम्पर। अब अगर सी समझ में आ जाएगा ना, ये नहीं सारे ग्राफ इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। सी क्या है, अब मिसाल के तौर पे हमने एक प्रैक्टिकल किया था कि जिसके अंदर ऑयल के अंदर सबमर्ज कौन था एक, जो उसको हम वाइब्रेशन एनालिसिस कर रहे थे। या मिसाल के तौर पे गाड़ी है, एक गाड़ी बहुत शोर करती है, उसके अंदर हम जो है ना, जो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती रहती है तो हम उसके अंदर रिकमेंड नहीं करते कि लो ग्रेड का ऑयल डाला जाए, मतलब उसको हम 50 डब्लू का ऑयल डाल रहे होते हैं। तो इसकी वजह क्या है, उसके अंदर हम मोटा ऑयल डालते हैं। मोटा का मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, डेंसर होगा, जो कि ना वो जो कि उसकी वाइब्रेशंस को वो ईट करके ख़त्म कर देता था, मतलब वो खा के भूल देता था, मतलब उसकी डैम्पिंग कोफिशिएंट ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे डैम्पिंग रेशो, मतलब जैसे जैसे हमारे पास डैम्पिंग कोफिशिएंट बढ़ेगा तो डैम्पिंग रेशो बढ़ेगा। सही है। अच्छा, मैं इस टर्मिनोलॉजी को और एलेबोरेट करता हूँ, एक्स अपॉन डेल एस टी को। ये हमें बता क्या रहा है कि एक्स हमारा ये है कि आइडियली, मतलब जो हमारा एक्चुअली जो सिस्टम मुझे वाइब्रेट कर रहा है, एक्चुअली जो उसके अंदर वाइब्रेशन आ रही है। और डेल एस टी क्या है कि अगर मैं उस पूरे सिस्टम को एक स्टैटिक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दूं और उतना ही उसमें फोर्स लगाऊं, तब उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या आ रही है। ये इसका रेशो है। सही है, और ये कम होना चाहिए, मतलब ये जितना कम से कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ज़्यादा होए। अच्छा, तो इसमें क्या है कि हम जैसे जैसे जीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना ही कम इसके अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। सही है। तो देखें आप, ये में देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे हम जीटा की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, इसके अंदर ये पीक्स हैं ये नीचे जाते जा रही हैं। सही है। अब इसमें अहम बात क्या है कि 1 से वैल्यू छोटी होगी तो अंडर डैम्प्ड है। हम चाहते तो यही है कि सिस्टम जल्दी स्टेबल हो जाए। सिस्टम जल्दी स्टेबल होगा उसका मतलब क्या है, सिस्टम अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। सही है। और तो इससे होगा क्या कि सिस्टम जल्दी से स्टेबल हो जाता है। मगर हम कितना उसको अंडर डैम करें, अहम बात तो ये है ना, हम इसको 0.1 रख दें, 0.3 रख दें, कितना अंडर डैम करें, तो ये स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें जीटा की वैल्यू, देखें ऐसे ऐसे पीक कम होते 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 ये ट्रेंड चेंज होकर नीचे से शुरू होना शुरू हुआ पीक, मतलब पीक जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो एक पॉइंट ऐसा आया होगा जिस पर जो है ना, इस पर जो है वो बिल्कुल इस लाइन को उसने छू के गुजर गया होगा, ये हॉरिजॉन्टल रेडियस वाली लाइन है, इसको बिल्कुल टच करके नीचे ही निकल गया होगा। अब वो वाली वैल्यू क्या है, वो वाली वैल्यू होती है हमारे पास 0.707। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम वैल्यू है। अच्छा, अब बात क्या है कि मतलब ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है अंडर डैम कंडीशंस के अंदर। सही है। अगर हमें सिस्टम को जल्दी स्टेबल कराना है, अंडर डैम कंडीशंस को देंगे तो 0.707 जीटा की वैल्यू रखेंगे तो काम बनेगा, वरना काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम जीटा को ज़्यादा कम रखेंगे तो उसके अंदर एम्पलीफिकेशन रेशो आना शुरू हो जाएगा। सही, जो कि हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। अब अगर यही बात अगर हम देखें कि हम सिस्टम को, जब हमें एम्पलीफिकेशन रेशो कम ही करना है तो हम जीटा की वैल्यूज बढ़ा देते हैं। जब जीटा की वैल्यू 1 से एक्सीड कराएंगे तब क्या होगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो हमारा जो है ना सिस्टम स्टेबल देर से होगा। सही, जब सिस्टम स्टेबल देर से होगा मतलब आपने जब गाड़ी को जंप में लगाया तो अब जो है ना कुछ सेकंड तक गाड़ी ऊपर नीचे ही होती जा रही है। सही, मतलब वो गाड़ी स्टेबल देर से हो रही है। सही है। ये है असल कॉन्सेप्ट इस चीज़ का। अब देखें, जैसे ही 1 का मतलब क्या है कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, मतलब जो हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बराबर हो गई है, जिसकी वजह से आर की वैल्यू हो गई है हमारे पास 1। अब जैसे ही हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रनिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करेगी, सिस्टम वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करेगा। सिस्टम वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा तो
जो है ना इन्फिनिटी चले जाते हैं। मैंने फॉर्मूले के अंदर दिखाया ना, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया 1 माइनस आर स्क्वायर ना, ये 1 माइनस आर स्क्वायर, जब ये 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, ये डैम कंडीशन है। डैम कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं है, बेसिकली बस जो है ना बेसिक फार्मूला आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये डैम कंडीशन का नहीं चलेगा, फोर्स डैम वाइब्रेशन ना, फोर्स डैम वाइब्रेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, बस ये चीज़ आ जाती है, ये वापस ये आ जाता है, सही है, ये चीज़ आ जाती है, ऐसे आ जाती है। तो मतलब ये जीटा का फैक्टर ऐड आता है, सही। अब देखते हैं इसको, तो अब इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जब जीटा 0 होगा तो अनडैम का केस आएगा, मतलब आर इक्वल टू 1 है। जब क्रिटिकल या फिर ओवर डैम्ड होगा तो एम ऑलवेज डिक्रीज, क्रिटिकल डैम क्या है 1, सही है, मतलब 1 या ओवर डैम कंडीशन के अंदर हमारे पास ट्रेंड जो है मैग्नीफिकेशन रेशियो का वो हमेशा डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज ही होगा, मतलब ये क्यों डिक्रीज होता है इसकी आपको अब कौन सा समझ में आ गया होगा, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो है डैम्पिंग रेशियो जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको वो जो है ना उसकी वाइब्रेशंस को ना वो ख़त्म कर दे रहा है डैम्पर, सही है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि जीटा की वैल्यू जो 1 से छोटी है ना वो हमारे काम की है, सही है, तो मतलब वो हमारी वैल्यूज डिस्कस, मतलब वो उनको डिस्कस करने के लायक है वो, मतलब उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन रेशियो आ रहा है। एट एनी वैल्यूज ऑफ आर हायर वैल्यू ऑफ जीटा विल जनरेट स्मॉलर एम, तो हायर वैल्यू ऑफ जीटा, मतलब अगर जीटा को हम इन्फिनिटी कर दें तो ये 0 हो जाएगा मैग्नीफिकेशन रेशियो। इन शॉर्ट एम ऑलवेज बिकम स्मॉल अप्रोचेस टू 0 व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये जो ये ना एक्सपोनेंशियल कर्व होता है एक तरह का, तो ये इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा ये, सही है। फिर इफ 0 जीटा, अगर जीटा की वैल्यू 1/√2 से छोटी है और 0 से बड़ी है तो हमें पीक्स मिलेंगी, मतलब मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन रेशियो का कॉन्सेप्ट आ सकता है यहाँ पर, मतलब 0.70 के बाद जो है मैक्सिमम कंडीशन बनेगी ही नहीं, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, 1 पर होगा, क्योंकि ट्रेंड जो है शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बात सबसे अहम, ये बात इस टॉपिक के अंदर सबसे अहम बात है, मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, तो ये हमारे न्यूमेरिकल के अंदर भी आगे आएगा सवाल, जिसके अंदर अब मैं सवाल के अंदर थोड़ा सा इलेबोरेशन करता हूँ कि अगर सवाल हमें बोल रहा हो कि भाई बताओ मुझे मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन रेशो कौन से, मतलब मैं अगर गाड़ी को कौन से आरपीएम पे चलाऊं जिसकी वजह से गाड़ी जो है मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन रेशो, मतलब मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन दे, इस अगर मैंने जंप की जो, अगर मैंने जंप जो लगाए हुए हैं उसका डैम्पिंग कांस्टेंट बता दिया है। तो बेसिकली गौर वाली बात है, थोड़ी सी मुश्किल है, अगर उसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो अब हमारे पास उसने बोला है कि कौन से आरपीएम पे चलाऊं मैं, तो आरपीएम का मतलब क्या है, ओमेगा आर की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, जीटा मालूम है मुझे, क्योंकि मैं सिस्टम मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दी है, उसने बता दिया मेरी गाड़ी इतने वजन की है और उसमें के इक्विवेलेंट उसने बता दिया। तो वजन की मदद से मैंने मास निकालूंगा, ठीक है। अब मास की मदद से मैं जीटा पे जाऊं, मतलब मास निकल गया, √k/m से ओमेगा एन निकालूंगा। अब ओमेगा ओवर ओमेगा एन है ना, तो यहाँ पर ओमेगा मिसिंग है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ओमेगा ओवर वो जो ओमेगा एन की वैल्यू तो मुझे मालूम हो गई। जीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, C/cc, cc क्या होगा 2/√m/k, दोनों चीज़ें मालूम है। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी मुझे अपनी बॉडी को ऑपरेट करूँ जो मुझे मैक्सिमम कंडीशन मुझे मिल रही हो, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो, सही है। अब फ्रीक्वेंसी आरपीएम नहीं होता भाई, फ्रीक्वेंसी होता है रेडियन पर सेकंड, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, डिवाइड कराऊंगा 2π से, ताकि ये फ्रीक्वेंसी बन जाए, सही है, हर्ट्ज में आ जाए ये, या फिर इसको कहते हैं इसको रोटेशन पर सेकंड में आ जाए। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई 60 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा रोटेशन पर मिनट, सही है। तो जो कि क्या है हमारे पास आरपीएम से। अच्छा, ये बात डिस्कस हो गई। अब ये वही वैल्यू है कि अब उसने बोल दिया कि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड विल नॉट अगर एट r equals to 1
दिस मीन्स द पीक वैल्यू विल नॉट अगर एट r इक्वल्स टू 1। अच्छा, आप देख रहे होंगे जो पीक वैल्यूज है ना, ये 1 से पहले बन रही है, 1 पर नहीं बन रही, 1 से थोड़ा सा पहले बन रही है। क्यों भाई? इसकी वजह क्या है? इनके जो पीक वैल्यू का जो फॉर्मूला है ना, एम्पलीफिकेशन रेशो मैक्सिमम का, वो ये वाला है। सही है। और इसके अंदर जो है ना, बस लाइंस थोड़े पहले बन रही होती है पीक। सही है, क्योंकि इसने इसका रीज़न यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम डी एम डिवाइडेड बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर डेरिवेटिव लिया जाए इसको तो वो जीरो बनता है। अब ये चीज़ याद करने वाले। तो इसके अंदर क्या है? एम्पलीफिकेशन रेशो। अब मतलब अब मुझे वो बोल रहे हैं मैक्सिमम पीक वैल्यू बताओ। मतलब अगर इस जीटा पे है, मुझे इस हर जीटा की पीक वैल्यू मालूम करनी है, मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन मालूम करनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? जीटा यहाँ पुट करूंगा और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा मुझे, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मगर ये सिर्फ 1/√2 से छोटे वाले वैल्यू के लिए जीटा की। सही है, इनसे बड़े वाली वैल्यूज के लिए नहीं है। सही है। अच्छा, हमारे पास एम्पलीफिकेशन रेशो 1 हो जाएगा और मैग्निफिकेशन, सॉरी, ये रेशो एम्पलीफिकेशन रेशो 1 हो जाएगा। अच्छा, एम्पलीफिकेशन रेशो और मैग्निफिकेशन रेशो दोनों सेम है। सही है, ये दोनों 1 के बराबर हो जाएंगे। मतलब R 1 हो जाएगा तो M, मतलब R 1 हो जाएगा तो M बराबर होगा 1/2 जीटा के। सही है, सच दैट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एम मैक्स। मतलब ये वाला M जो है ना, वो एम मैक्स के बराबर नहीं है। सही है, मिसाल के तौर पे मतलब मुझे बोलूँ कि मुझे 0.4 पर जीटा 0.3 की वैल्यू मालूम करो, तो 0.4 पर जीटा की वैल्यू मैं रच करूँगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है 0.3 पर। ठीक है, तो मुझे ये रिलेशन ये बताएगा 1/2 जीटा से। सही है, और मतलब 1/2 जीटा से नहीं, मतलब ये मुझे वो बताएगा कि एट वन वैल्यू, एट r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1 पर क्या वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम नहीं है। सही, मैक्सिमम नीचे है। सही है, मैक्सिमम के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/2 जीटा। तो ये अंडर रूट वाला फैक्टर नहीं है उसमें। अच्छा, ये बात अहम है कि अंडर रूट 2 के वैल्यू के बाद मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है और वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा, ये बात दूसरी नोट क्या है, क्या कह रहा है नोट, हम उसको स्टडी करते हैं। क्या बोल रहा है कि फोर्स वाइब्रेशन के अंदर अगर हमें एम्पलीफिकेशन रेशो यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मालूम कर लिया जाए, मालूम हो जाए हमें, तो हम डैम्पिंग कितनी मौजूद है हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सही है, अब देखो कैसे मालूम कर सकते हैं भाई। हमें अगर मैक्सिमम का आइडिया हो जाए, सही है, तो ये फॉर्मूला है, इससे हम मालूम कर सकते हैं कि कितना कैसा डैम्पर लगा हुआ है, कितनी मतलब डैम्पिंग रेशो मालूम कर सकते हैं। जब फिर अगर हमें डैम्पिंग रेशो मालूम कर दिया जाए तो हम मैग्निफिकेशन रेशो मालूम कर सकते हैं। सही, द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग प्रेजेंट इन द वाइस वर्सा। अच्छा, अभी इस एक वीडियो के लिए इतना, अब अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर